सो गाइस, आज का टॉपिक है हमारा डेफाटेक्स का। एक क्वेश्चन है ICAP की बुक से, पास पेपर्स का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 4 है, फॉलोइंग इज एन एक्सट्रैक्ट फ्रॉम स्टेटमेंट ऑफ कॉम्प्रिहेंसिव इनकम ऑफ अरेबियन लिमिटेड फॉर द ईयर एंडेड 31 दिसंबर 2018 बिफोर इनकॉर्पोरेटिंग द इफेक्ट्स ऑफ टैक्स। सबसे पहले तो आपने ईयर एंड को लाजमी मेंशन करना है, कौन से ईयर एंड की बात की जा रही है। अच्छा, कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में हम पढ़ के देखते हैं क्या है। इसमें प्रॉफिट बिफोर टैक्स दिया हुआ है 455 मिलियन। अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम में तीन चीज़ें हैं। 240 का रिवैल्यूएशन सरप्लस है, मीन्स ड्यूरिंग द ईयर रिवैल्यूएशन हुई होगी। चेंजेस इन फेयर वैल्यू ऑफ इक्विटी इंस्ट्रूमेंट है, ये भी ड्यूरिंग द ईयर। Remeasurement of defined benefit liability, ये भी during the year by actuarial sciences. So total comprehensive income 678 million. The following additional information has been gathered for preparing the disclosures relating to taxation. अच्छा, ये उन्होंने एक चीज़ बनाई हुई है ऑलरेडी पहले ही। डिस्क्लोजर है हिसाब से ओपनिंग बैलेंस, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट का ओपनिंग बैलेंस ये है। टैक्स बेस उसने दी हुई है हमें, ये डिफरेंस हम निकाल लेंगे इसका। बाकी चीज़ें इसको देखते हैं। एडिशन इतनी है, रिवैल्यूएशन सरप्लस इतना है, डेप्रिसिएशन इतनी है, डिस्पोजल इतना है, क्लोजिंग बैलेंसेस ये हैं। अब ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, ये वाली। और ये ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस जो उसने आपको दिया हुआ है विदाउट इफेक्ट ऑफ टैक्स है, यानी इसमें टैक्स का इफेक्ट कोई नहीं है फ़िलहाल। यही चीज़ एक अंडरस्टैंडिंग की है कि ICAP के जितने भी क्वेश्चंस आते हैं उसमें उसने ये चीज़ लाजमी पूछी होती है, रिवैल्यूएशन सरप्लस। सबसे टेक्निकल पॉइंट यही है डेफिटेक्स का, जिसको ये समझ आ गया समझ लो उसको डेफिटेक्स आ गया। तो इसको भी देखते हैं। पॉइंट नंबर 2 है, AL एक्वायर्ड 5% ऑफ इक्विटी इन टर्किश लिमिटेड फॉर ₹152 मिलियन ऑन 1 अप्रैल 2018। ड्यूरिंग द ईयर उसने इक्विटी एक्वायर की है, 5% के शेयर्स लिए हैं 152 मिलियन की। द इन्वेस्टमेंट वाज इररिवोकेबली क्लासिफाइड एज फेयर वैल्यू थ्रू अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम। ये कंपनी ने क्लासिफाई कर दिया इसको अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, ताकि उसने इसका फेयर वैल्यू गेन और लॉस एज पर IFRS 9 ये ट्रीट करेगा अदर कॉम्प्रिहेंसिव इनकम से, ना कि प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट से। एज पर टैक्स लॉस गेन ऑन इन्वेस्टमेंट इज टैक्सेबल अपॉन सेल। जो टैक्स लॉस हमारे कहते हैं कि गेन सिर्फ उस वक्त टैक्सेबल होगा जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल ऑफ करेंगे, जब हम इन्वेस्टमेंट को सेल करेंगे। अब इसमें 5% शेयर्स लिए हुए हैं उसने 152 मिलियन 1 अप्रैल 2018 को। ये पॉइंट भी देखें आप। तीसरा है मूवमेंट इन डिफाइंड बेनिफिट लाइबिलिटी, मीन्स यहाँ ये बात कर रहा है ग्रेचुटी की। ग्रेचुटी की ये फंडेड स्कीम होती हैं, फंडेड स्कीम्स IAS 19 में इसको डील किया जाता है। अब उसने बताया हुआ है कि ओपनिंग लाइबिलिटी इतनी है 430, चार्ज फॉर द ईयर इतनी ही है, OCA में चार्ज इतनी है। ये OCA की चीज़ ये 40 मिलियन सेम है, यहीं से अमाउंट यहाँ गई हुई है। कंट्रीब्यूशन टू द फंड 260 मिलियन है। टोटल क्लोजिंग लाइबिलिटी मीन्स क्लोजिंग ग्रेचुटी ये आ गई है, इतनी अमाउंट इसकी। ये सबसे इम्पोर्टेंट है नीचे वाली लाइन इसकी कि अंडर टैक्स लॉस कंट्रीब्यूशन टू द फंड इज अलाउड एज एन एक्सपेंस। जो आप फंड को कंट्रीब्यूशन देंगे वही आपको एक्सपेंस अलाउ होगा, अदरवाइज आपको कोई एक्सपेंस अलाउड नहीं होगा। डैट मीन्स ड्यूरिंग द ईयर आपने जो प्रोविजन क्रिएट की होगी वो आपको अलाउ नहीं होगी। अगले पॉइंट पे आ जाए। ऑन 1 जनवरी 2018, ये भी साल के शुरू में
AL granted share options to one of its executives, conditional upon the executive remaining in AL's employment until 31st December 2020. शेयर ऑप्शन दिए हैं यहाँ कितने साल, 3 साल के लिए। 3 साल का वेस्टिंग पीरियड है। 3 साल तक अगर एम्प्लॉय सर्विस में रहता है तो हम उसको शेयर ऑप्शन दे देंगे, अदरवाइज़ वो ख़त्म हो जाएंगे। अब उसने फेयर वैल्यू भी दी हुई है और इंट्रिंसिक वैल्यू भी दी हुई है, ओपनिंग भी है, क्लोजिंग भी है। अब जिसको तो ट्रीटमेंट IFRS 2 का आता है वो तो इसको आसानी से हल कर सकता है, अदरवाइज़ आपको ये स्टैंडर्ड भी समझना पड़ेगा यहाँ से। इसमें जो मोस्ट इम्पोर्टेंट जो चीज़ है वो फिर यही है लाइन, एज पर टैक्स लॉज इंट्रिंसिक वैल्यू ऑफ शेयर ऑप्शंस ऑन द एक्सरसाइज डेट इज़ एन एडमिसिबल एक्सपेंस। अब इंट्रिंसिक वैल्यू एज सच तो इसने यहाँ पे प्रोवाइड की हुई है, अदरवाइज इंट्रिंसिक वैल्यू होती है वैल्यू माइनस एक्सरसाइज प्राइस। अगला पॉइंट देखते हैं, लायबिलिटीज ऑफ AL एज ए 31 दिसंबर 2018। क्लोजिंग लायबिलिटीज बता रहा है वो इंक्लूड एन अमाउंट ऑफ ₹35 मिलियन की उसमें लायबिलिटीज हैं विच इज़ अनपेड सिंस जून 2015, जो 3 सालों से पे ऑफ नहीं हुई, यानी कि कंपनी ने उसका क्लेम लिया हुआ है पहले ही, टैक्स बेनिफिट उसका अपने अकाउंट्स में पहले ही लिया हुआ है उसने। एज सच के क्या एंट्री होगी उस टाइम, एक्सपेंस डेबिट टू लायबिलिटी क्रेडिट। उस एक्सपेंस की वजह से उसने 3 साल पहले बेनिफिट ले लिया है टैक्स का। अब टैक्स वाले कहते हैं कि 3 साल हो गए हैं, आपकी जो लायबिलिटी बुक्स में पड़ी हुई थी उस एक्सपेंस के अगेंस्ट जो आपने एक्सपेंस आउट किया था 2015 में, उसकी पेमेंट नहीं हुई अभी तक, तो लिहाजा वो फिक्शियस एक्सपेंस था वो दोबारा ऐड बैक करें अपनी इनकम में, अपनी इनकम का पार्ट बनाए, उसके ऊपर टैक्स दें हमें। हाँ, फ्यूचर में हम आपको बेनिफिट अगेन दोबारा बेनिफिट दे देंगे जब आप ये पेमेंट टैक्स की कर देंगे, यानी ये भी उसने टेम्परेरी डिफरेंस यहाँ पे अराइज कर दिया है, टेम्परेरी लायबिलिटी 31 दिसंबर को खड़ी हैं 35 मिलियन की, जून 3 साल हो चुके हैं या 2.5 साल इसको हो चुके हैं। नेक्स्ट पॉइंट देखते हैं इसका, ये टैक्स रेट्स हैं मेंशन। 2018 का 27% है, 17 का 28% है और पिछले सालों का भी 28% है। फिर नेक्स्ट पॉइंट है इसका, AL सब्जेक्ट टू मिनिमम टैक्स ऑफ 1% ऑफ रेवेन्यू। अब रेवेन्यू का 1% मिनिमम टैक्स है एज पर सेक्शन 113। ये जिसको इनकम टैक्स ऑर्डिनेंस 2001 आता है वो इसको आराम से हल कर सकता है, जिसको नहीं आता उसको भी यहाँ से थोड़ी सी अंडरस्टैंडिंग मिल सकती है। कंप्लीट अंडरस्टैंडिंग उसको भी टैक्स की बुक पढ़ के ही मिल सकती है। अलबत्ता I will try my best to understand you. Next है as on 31 December 2017। 2017 को मीन्स पिछले साल को अनयूटिलाइज्ड एडजस्टेबल मिनिमम टैक्स पिछले साल का पड़ा हुआ था 88 मिलियन का, जिसके ऊपर हमने डेफर्ड टैक्स अराइज किया था सिर्फ 55 मिलियन के ऊपर। अब इसकी भी एक लॉजिक है। अब यहाँ जब भी डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज किया जाता है तो कंपनी ये एश्योरेंस करती है कि फ्यूचर में हमारे पास नॉर्मल टैक्सेबल प्रॉफिट्स इतने आ सकते हैं जिसके अगेंस्ट हम अपना मिनिमम टैक्स को एडजस्ट कर सकते हैं। अब कंपनी ने कोई प्रोजेक्शंस की होंगी, उसकी बेसिस पे उसने टैक्स कॉम्पिटिशन्स बनाई होंगी। नेक्स्ट ईयर उसने देखा कि मेरे पास सिर्फ 55 मिलियन का गैप आ सकता है, इसलिए उसने 55 मिलियन का डेफर्ड टैक्स एसेट अराइज कर लिया ऑन मिनिमम टैक्स। खैर ये भी एक लंबी स्टोरी है, ये भी मैं आपको समझाने की कोशिश करता हूँ। यहाँ पे मिनिमम टैक्स यहाँ से कवर हो जाएगा सारा, इंशाल्लाह आपको मैं सब चीज़ें बताता हूँ। इसकी रिक्वायरमेंट पढ़ लें इसकी। ए पार्ट में वो कहता है नोट्स बना दें, नोट्स टू द अकाउंट्स, जो वैसे फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स का पार्ट होते हैं।
दूसरे पार्ट में ये कहता है कि मुझे कॉम्प्रीहेंसिव इनकम को रीड्राफ्ट कर दो। कॉम्प्रीहेंसिव इनकम मुफ्त के 5 नंबर हैं, जिसको आती है वो आसानी से बना सकता है, जिसको नहीं आती है 5 नंबर लूज कर लेगा। 31 दिसंबर 2018। सारा सवाल हमने देख लिया है। अब सबसे पहले पेपर में हल करने से पहले आपने एक प्लान बनाना है। प्लान कैसे करना है? क्वेश्चन को पढ़ते जाओ और सवाल हल कर ले। अगर ऐसा नहीं करोगे तो फिर आप टाइम लूज़ करोगे। जब टाइम लूज़ करोगे पेपर लूज़ कर जाओगे। सबसे मेन इम्पोर्टेंट है टाइम मैनेजमेंट स्किल्स, यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है। तो जो चीज़ साथ में शुरू हो सकती है वो आप साथ में ही शुरू कर लें तो ज़्यादा अच्छा है। चलें अब इसका आंसर कंप्लीट करते हैं। तो गाइस हम सवाल शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, इसका आंसर। सबसे पहले जो भी रिक्वायरमेंट हो तो उसको एक साथ शुरू कर ली जाए तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि टाइम सेव भी होगा उससे और सवाल भी आसानी से हल हो सकता है। जैसे कि इधर आप टेक्स्ट कंपटीशन बना लें, और सेकंड पेज पे आप नोट बना लें, डेफर टैक्स एसेट, टैक्स लायबिलिटी, जो आपने फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स में देना है। सबसे पहले जो हमारे पास फाइनेंशियल स्टेटमेंट जो एलिमेंट है वो तो आप मेंशन कर सकते हैं, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट। अच्छा, अगर टाइम सेव आप लोगों ने करना है तो आप सब चीज़ें टेम्परेरी डिफरेंसेस भी ना लिखें। सबसे आसान के काम है तो आप यहाँ से टैक्स रेट उठाएं। 2018 में 27%, 2017 में 28% है। 2017 में और 2018 में यहाँ 28% है और यहाँ पे 27% है। अब सबसे पहले तो आपकी रिवैल्यूएशन की अमाउंट है यहाँ जो आपने देखनी है। सबसे पहले अगर हम बैलेंस शीट अप्रोच से लें तो आपको सिर्फ बैलेंसेस ही चाहिए, ओपनिंग और क्लोजिंग के। अब आई कैप के जितने भी क्वेश्चन है उसमें ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस जब इस तरह का सिनेरियो होगा वो उसकी WDV के अंदर ऐड ही होता है। अगर आप लॉजिकली भी देखें, जब हम रिवैल्यूएशन की एंट्री पास करते हैं तो रिवैल्यूएशन की एंट्री क्या होती है? एज़ पर IAS 16, प्रॉपर्टी प्लांट एंड इक्विपमेंट डेबिट और रिवैल्यूएशन सरप्लस क्रेडिट। रिवैल्यूएशन सरप्लस के फर्दर 2 पार्ट्स बन जाते हैं जिसमें डेफर टैक्स भी होता है एक। तो खैर इधर यहाँ इसने सेग्रीगेट नहीं किया हुआ, इसने कॉम्बाइन एंट्री दे दी है कि रिवैल्यूएशन इतना राइज हुआ था, इसके ऊपर ये ग्रॉस है, इसके ऊपर टैक्स ले लेंगे तो दैट वुड बी ए सेपरेट अमाउंट। अगर हम सिर्फ बैलेंस शीट अप्रोच पे देखें तो ये एक किस्म का अकाउंटिंग WDV ये फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल से आई है 2500। अगर जो फिक्स्ड एसेट स्केड्यूल हमारा बनता है अगर उसको देखा जाए तो उसमें रीवैल्यूड अमाउंट्स होती हैं, ऑलरेडी रिवैल्यूएशन पहले ही उसमें ऐड हुई होती है। इसका मतलब ये है कि ग्रॉस रिवैल्यूएशन सरप्लस इस वाली अमाउंट को कंसीडर करने की ज़रूरत नहीं है इसमें, क्योंकि इस स्केड्यूल में वो ऑलरेडी इंक्लूडेड है। तो अगर हम इसका डिफरेंस लें तो आपने लेना सिर्फ डिफरेंसेस में फॉर टाइम सेव। रेट दोबारा एक बार